मानव के पाचन तंत्र के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के क्रम में हम लोग बात करेंगे अब ग्रसनी फेरेंक्स के बारे में। माउथ, बक्कल कैविटी, जीभ, दांत आदि विषय वस्तु पे चर्चा करने के बाद बारी आती है हमारी ग्रसनी फेरेंक्स की। जो बक्कल कैविटी मुख गुहिका होती है वो आगे की तरफ या संरचना में खुलती है, उसी संरचना को हम जो है फेरेंक्स या ग्रसनी के नाम से जानते हैं। बात अगर इसके लंबाई की किया जाए तो लगभग 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। बात अगर इसकी संरचना की किया जाए तो संरचना के रूप में ये जो है कीपनुमा नली होती है और यह फेरेंक्स जो होती है एक ऐसा जंक्शन पॉइंट होती है जहाँ पर भोजन की जो नली होती है और श्वास की जो नली होती है वह दोनों के लिए कॉमन चैम्बर या जंक्शन पॉइंट का काम करती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है जो वायु व भोजन का सहमार्ग बनाती है। ध्वनि जो साउंड क्रिएट जो होता है उस साउंड क्रिएट होने के बाद जो उसकी गूंज होती है उस गूंज को उत्पन्न करने में भी जो ग्रसनी होती है वो सहायक होती है। आगे देखते हैं इसके अंदर जो होता है एक बड़ा छिद्र होता है और उस बड़े छिद्र को हम निगल द्वार या गलेट के नाम से जानते हैं। जो निगल द्वार या गलेट होता है इसके पास ही श्वास नली वाला छिद्र होता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और जो ग्लॉटिस होती है उस संरचना पर जो है पत्ती के समान लटकी हुई एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं और जब भोजन निगला जाता है तो ग्लॉटिस को जो है एपिग्लॉटिस नामक जो संरचना होती है वो पूरी तरह ढक लेती है। ऐसा होने से फ़ायदा ये होता है कि जो भोजन होता है वो आपके जो है ओइसोफेगस के रास्ते से स्टमक तक चला जाता है और भोजन जो है श्वास नली में नहीं पहुंच पाता है। इस तरह से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए जो एपिग्लॉटिस नाम की संरचना होती है वही जो है ग्लॉटिस को ढक लेती है। इस तरह से भोजन जो है ग्रास नली से होते हुए स्टमक तक बड़ी आसानी से जा पहुंचता है। तो ऐसी संरचना जो बक्कल कैविटी के पीछे की तरफ खुलती है उसे हम फेरेंक्स या ग्रसनी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर, साथ ही साथ इसका आकार कीपनुमा होता है और भोजन और श्वास नली के लिए दोनों के लिए ये सहमार्ग का कार्य करती है। तो ग्रसनी के बाद अगला हमारा जो है नंबर आता है ग्रासनाल ओइसोफेगस का। यह जो है फेरेंक्स जो होती है वो आगे की तरफ एक लंबी पतली और पेरिस्टालसिस मोशन प्रदर्शित करने वाली संरचना या पाइपलाइन में खुलती है जिसकी लंबाई लगभग जो है 23 से लेकर के 27 सेंटीमीटर होती है और इसमें पेरिस्टालसिस मोशन के माध्यम से भोजन जो होता है वो आगे की तरफ खिसकता है और खिसकते खिसकते वो लास्ट में आमाशय यानी स्टमक तक जा पहुंचता है। तो लंबी पतली संकुचनशील 23 से लेकर के 27 सेंटीमीटर लंबी नली जिसमें पेरिस्टालसिस मोशन के माध्यम से भोज्य पदार्थ आगे की तरफ खिसकता है और खिसकते खिसकते वो आमाशय स्टमक तक जा पहुंचता है। ऐसी संरचना को हम ग्रास नली ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है आमाशय स्टमक। जो भोज्य पदार्थ जो होता है वो ओइसोफेगस से होते हुए जिस संरचना में जिस थैलीनुमा संरचना में जाकर के खुलता है उसी थैलीनुमा संरचना को हम आमाशय स्टमक के नाम से जानते हैं। जो आमाशय या स्टमक होता है सामान्य रूप से थैलीनुमा होता है, साथ ही साथ इसका आकार जे जैसा होता है और जो आमाशय होता है इसमें जो है भोजन का तात्कालिक संग्रह होता है और पाचन का कार्य संपादित होता है। जो आमाशय की अंदरूनी दीवारें होती हैं उन अंदरूनी दीवारों पर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं उनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ होती है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है और उस तरल पदार्थ को हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। अब जो जठर रस होता है उसकी मात्रा जो है एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर निकलता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है, अर्थात ये जो है स्ट्रांग एसिड नेचर का होता है। और इसके संगठन की अगर बात किया जाए तो इस जो है जठर रस जो होते हैं उसमें HCl होता है, पेप्सिन और रेनिन नाम का एंजाइम होता है। तो गैस्ट्रिक जूस एक दिन में 1.5 से 2 लीटर, इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से 2.5, संगठन में HCl, पेप्सिन और रेनिन, ये जो है तमाम चीज़ें जो है आपके गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होती हैं। बात अगर आमाशय के भाग की किया जाए
तो मुख्य रूप से आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला भाग कार्डियक, यह सबसे ऊपरी भाग होता है। दूसरा भाग फंडिक भाग होता है जिसको हम मध्य का भाग बोलते हैं। पाइलोरिक तीसरा वाला पार्ट होता है जो कि अंतिम भाग होता है। और बॉडी रीजन जो होता है, इन तीनों के अतिरिक्त स्टमक का जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको हम बॉडी रीजन के नाम से जानते हैं। अब बात जो है आमाशय, जैसे हम पढ़ रहे थे ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस जो इसी से निकलने वाले तरल पदार्थ का नाम था। अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप है इसमें, वो है आपका छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि आंत 2 तरह की होती है, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है मुख्य रूप से भोजन का जो पाचन और अवशोषण होता है वो इसी छोटी आंत वाले भाग में होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 6 से लेकर के 8 मीटर लंबी, बात चौड़ाई की अगर करें तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी अत्यधिक कुंडली संरचना होती है। और इस छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा यू आकार का पित्त रस और अग्नाशयी रस यहाँ पर आकर के मिलते हैं और जो भोजन का स्वरूप यहाँ मौजूद होता है उसको हम काइम कहते हैं। अर्ध पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। दूसरे शब्द में ये कहा जाए डिओडेनम 25 सेंटीमीटर लंबी यू आकार की संरचना होती है। और इसी डिओडेनम में जो पित्त रस होता है वो और जो आपका अग्नाशयी रस होता है वो दोनों आते हैं और आकर के अर्धपचित भोजन, जिसको हम काइम के नाम से जानते हैं, या लुगदी का जो स्वरूप होता है भोजन का उसे भी काइम कहा जाता है। तो काइम में जो है ये दोनों रस, पित्त रस और अग्नाशयी रस, डिओडेनम वाले भाग में जो है आकर के मिक्स होते हैं। दूसरा जो भाग होता है छोटी आंत का, जिसे जेजुनम कहा जाता है, इसकी लंबाई जो होती है 2.4 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास होता है वो 4 सेंटीमीटर। और पाचन से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप जो होता है ये जेजुनम वाले भाग में नहीं होता है। इलियम जो होता है छोटी आंत का, ये सबसे आखिरी भाग होता है और इसी में भोजन का अवशोषण का कार्य संपादित होता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आहारनाल का जो अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर और व्यास जो होता है 1.7 सेंटीमीटर होता है, इस अंतिम भाग को हम बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बड़ी आंत होती है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहले भाग को सीकम, दूसरे को कोलोन और तीसरे को रेक्टम कहा जाता है। जो सीकम होता है एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है और उसका जो अंतिम भाग होता है उस अंतिम भाग से एक विशेष प्रकार की अंगुलियों के प्रवर्ध के समान संरचना होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये संरचना लगी हुई होती है। मानव शरीर में यह एक अवशेषी अंग होता है। अगर इसमें कहीं से किसी फॉल्ट के चलते इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा इसको काट कर बाहर निकाल देते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। और अवशेषी अंग का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो हमारे शरीर में मौजूद तो हैं लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उनका कोई कार्य नहीं है। तो ऐसे वे सभी अंग जिनका आज की डेट में हमारे शरीर में कोई काम नहीं है लेकिन अभी भी वे अंग बेकार अंग के रूप में मौजूद हैं और इन अंगों का उपयोग हमारे पूर्वज के भी किया करते थे। ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। अब जो है दूसरा हिस्सा जो होता है इसको कोलोन कहते हैं। ये छोटी आंत के चारों ओर यू आकार की संरचना बनाती है। चित्र की अगर बात किया जाए तो छोटी आंत को चारों तरफ से जो घेरे हुए संरचना होती है वही कोलोन होती है। सामान्य रूप से मानव में कोलोन वह क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया विटामिन के का, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B12 का फॉर्मेशन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अंतिम पार्ट है इसका रेक्टम, 12 सेंटीमीटर लंबा और यह सबसे अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग आपका होता है रेक्टम। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और इस रेक्टम का जो पार्ट होता है इसमें वो सभी पार्ट भोजन के अपचित जो भाग होते हैं वो आकर के इकट्ठा होते हैं। और रेक्टम जो होता है यह एक छोटे से गोल छिद्र के रूप में शरीर से बाहर खुलता है और उस छोटे से गोल छिद्र को हम एनस के नाम से जानते हैं और यही वह द्वार होता है जहाँ से सारा मल जो है बॉडी से बाहर एग्जिट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित आने वाले
जो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई संरचनाएं थीं उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम लोग पाचन ग्रंथियाँ और उससे संबंधित संरचना और कार्य का विवरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।